वेलकम टू द नोट्स मेकिंग एंड स्ट्रैटेजी वीडियो ऑफ GS3 इकोनॉमी कर रहे हैं हम लोग. वी आर ऑलरेडी इन टू लेक्चर नंबर 21. इन लास्ट लेक्चर वी कंप्लीटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. उससे पहले वाले में रोड एंड रेलवे किया था हमने, सॉरी रोड एंड रेल कर लिया था. इन दिस वी हैव डन एविएशन एंड वाटरवेज, ये दोनों कर लिया है. इससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया. अब इन द अपकमिंग वीडियोस हम लगभग 2 से 3 वीडियो हमारा एनर्जी सेक्टर पे होगा. इसमें क्या क्या होगा? एनर्जी सेक्टर, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी करेंगे. रिन्यूएबल एनर्जी के फिर पार्ट्स करेंगे जिसमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. एंड देन उसके बाद से एनर्जी में ही कोल एनर्जी एंड ऑयल एंड गैस करेंगे. ये नॉन रिन्यूएबल का पार्ट हो गया. एंड देन न्यूक्लियर एनर्जी करेंगे 24th में. एंड देन 25th में विल डू एनर्जी सिक्योरिटी. इससे क्या होगा, हमारा मेजर सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा. फिर हमारे पास एक सेक्टर बचेगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट मॉडल. इन्वेस्टमेंट मॉडल और अच्छा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऑलरेडी पहले समझा चुका हूँ बट आगे बताऊंगा उसको, ठीक है, कैसे करेंगे. सो अभी आते हैं इस पे. सॉरी, ये तो हमारा डन हो गया. नाउ विल डू एनर्जी सेक्टर. ओके ओके एनर्जी सेक्टर शुरू करने से पहले हम ये देख लेंगे कि वेयर आर वी स्टैंडिंग इन द सिलेबस अप टू नाउ, ठीक है. सो हमें पता है हमारा इंडियन इकोनॉमी का रिलेटेड इशू रिलेटेड हो गया. सॉरी, इशूज़ रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन एंड रिसोर्सेज को डन कर लिया हमने. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट दोनों देख लिया हमने, ठीक है. इंक्लूसिव ग्रोथ, इशू अराइजिंग फ्रॉम इट, ये भी देख लिया है. गवर्नमेंट बजटिंग डिटेल में कर लिया है हमने, ठीक है. इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, उसमें ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन तीनों चीज़ देख लिया. इकोनॉमी चेंजेस, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ पे भी देख लिया. एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये भी हमने होलिस्टिकली कर लिया है. अभी इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने पोर्ट्स अभी करेंगे एंड एयरपोर्ट्स अभी करेंगे. रोड एंड रेलवे हमने पूरा कर लिया है. अब देखो ये जो एनर्जी सेक्टर है ना, इसमें यूपीएससी ने एक्सेट्रा भी ऐड कर दिया है. अब एक्सेट्रा बहुत स्वीट स्पॉट है कुछ भी डालने के लिए, कुछ भी इंटीग्रेट कर देने के लिए, ठीक है. एंड देन उसके बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट मॉडल बचेगा. अब देखो इन्वेस्टमेंट मॉडल मैं आपको यहीं पे पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, कितने तरीके के होते हैं, क्या होते हैं. बट इसमें ना थोड़ा सा हमें प्री का ग्लिम्स चाहिए, मतलब प्री कंसीव्ड नोशन हमारे पास होना चाहिए कि ऑलरेडी प्री में हम क्या क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से. तो इसको ना हम छोड़ेंगे अभी के लिए, मतलब ये नहीं कि इसको क्विट कर रहे हैं, इसको पैरेलली रन कराएंगे क्योंकि हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी अब शुरू कर देंगे इसके बाद से. अब जैसे इंटरनल सिक्योरिटी करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा करके किसी किसी टाइम पे, क्योंकि अब हम पैरेलली प्री भी शुरू करेंगे, ठीक है. प्री के सब्जेक्ट्स कैसे कार्य करने हैं, बस ये इकॉनमी खत्म हो जाता है तो इंटरनल सिक्योरिटी के साथ साथ पैरेलली उसको मैं रन कराऊंगा, ठीक है. सो बिफोर वी मूव अहेड, ये हमने सिलेबस को देख लिया. अब आ जाओ चलते हैं कि एनर्जी सेक्टर. अब एनर्जी सेक्टर को पढ़ना कैसे है ये पहले जानना जरूरी है, बिकॉज अगेन एनर्जी सेक्टर बहुत हैपहज़ार्ड मैनर में है और उसको स्कैटर्ड में पढ़ेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे पूरा उसको, या मतलब और कर भी नहीं पाएंगे. मतलब एनर्जी सेक्टर याद भी कैसे रखोगे, राइट. बहुत सारा कंपोनेंट है, बहुत कुछ है, और ऐसे करके देखते जाएं तो हर टॉपिक में बहुत सारा कंपोनेंट है. सो इसीलिए बिफोर वी मूव अहेड एनी टाइम मैं क्या करता हूँ आपको, एवरी टाइम आई गिव यू अ स्केलेटन ऑन व्हाट इज़ द अप्रोच, ठीक है. तो जब एनर्जी सेक्टर देखेंगे ना तो होलिस्टिकली देखेंगे कि एनर्जी सेक्टर का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, ठीक है. एंड देन एनर्जी सोर्सेस में एनर्जी सोर्स का मिक्स देखेंगे, जैसे कोल एनर्जी, ऑयल एंड गैस, ये हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. हाइड्रो, सोलर, विंड रिन्यूएबल सोर्सेस में आ जाएगा, राइट. एंड देन हम ऑल्सो विल डू न्यूक्लियर. न्यूक्लियर इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी. अब देखो जैसे ही हम ये नोट्स पे आएंगे, ठीक है, जैसे रिमेंबर एग्रीकल्चर में भी नोट्स करके हमने किया था. अब जैसे ये करेंगे तो हमें ये जानना होगा कि भाई कोल के लिए अलग से क्या करेंगे, ऑयल एंड गैस के लिए अलग से क्या करेंगे. तो किसी भी सेक्टर के लिए, किसी भी सोर्स के लिए हम ये चीज़ करेंगे. स्टेटस, दैट इज करंट डेटा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल, उसी के एंटागोनिस्टिक में चैलेंजेस, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिया है. वंस यू रिमेंबर चैलेंजेस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इज ऑलवेज इजी टू रिमेंबर, ठीक है. उसी तरीके से वे फॉरवर्ड भी हम हर सेगमेंट का सेक्टर्स में देखते जाएंगे, ठीक है. अब उसके बाद से जब ये हो जाएगा तो हम ये देख लेंगे कि एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई में क्या गैप है, जैसे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है, डिमांड सप्लाई गैप क्या है, पर कैपिटा कंजम्पशन क्या है. ये सब हम साथ के साथ ही यहाँ देखते जाएंगे. बिकॉज देखो ऐसा नहीं है कि आप जो घर में बिजली यूज़ कर रहे हो तो आपका मीटर लगा, अच्छा ये कोयला का बिल था, आपको कोयला का बिल इतना आया, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था, आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना आया, ये सोलर का बिल था, आपको सोलर का बिल इतना आया. ऐसे नहीं पूछा जाता, राइट. तो होलिस्टिकली एनर्जी सेक्टर का कि हम देखेंगे कि वो एस्टेब्लिशमेंट में कहाँ कमी है, कहाँ डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच है, कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, कितना गैप है, और पर कैपिटा कंजम्पशन क्या है. दीज आर जस्ट डेटा ड्रिवन, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, दीज आर जस्ट डेटाज, ठीक है. अब उसके बाद से जब ये देख लेंगे तो हम मूव करेंगे पावर सेक्टर के इश्यूज़ पे कि जनरेशन में क्या इशू हो रहा है,
ट्रांसमिशन में क्या इशू हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इशू हो रहा है। तो ट्रांसमिशन में ग्रिड का इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कॉम की बात पढ़ेंगे, एटी दैट इज AT&C लॉसेस क्या है, दैट व्हाट इज AT&C, AT&C इज एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। लिख लो आप यहाँ पे, बाद में फिर याद नहीं रहेगा। दिस इज aggregate technical and commercial losses। ओके, तो ये देख लेंगे कि यहाँ पे लॉसेस कहाँ हो रहे हैं, एंड देन टैरिफ एंड सब्सिडीज का इशू क्या है। फाइन, अब जब ये देखेंगे तो विंड, सोलर, न्यूक्लियर, जब न्यूक्लियर देख रहे होंगे तो हम न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर एनर्जी का भी उसी तरीके से देखेंगे जैसे सारे का देखते आ रहे हैं कि भाई करंट स्टेटस क्या है, एंड देन न्यूक्लियर एनर्जी का कुछ सब पार्ट है जो इससे थोड़ा अलग जाता है, जैसे 3 स्टेज प्रोग्राम। अभी देखोगे ना कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हमने बहुत अच्छा डेवलप कर लिया है। सो व्हाट इज दिस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, देन यूरेनियम, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, देन थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स। न्यू टेक्नोलॉजीज क्या आ रही हैं इसमें, SMRs एंड BSRs क्या हैं, राइट। तो इनको भी हम साथ में देखते ही चलेंगे। SMRs लिख लो क्या है, दीज आर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। BSRs आर भारत, ये हमने बनाया, भारत स्मॉल रिएक्टर्स। ओके, एंड देन शांति एक्ट जो भी रिसेंटली 2025 में गवर्नमेंट ने बिल पेश करके उसको एक्ट बना दिया, उसके प्रोविजंस, कंसर्न्स एंड वे फॉरवर्ड्स क्या हैं, ये हम स्पेसिफिकली न्यूक्लियर सेक्टर के लिए देखेंगे। और जब ये सब हो जाएगा तो गवर्नमेंट स्कीम भी सबके लिए होगा अपना अपना, ठीक है। ऐसा नहीं कि होलिस्टिकली अलग से देखेंगे पढ़ेंगे गवर्नमेंट स्कीम। एंड देन विल ऑल्सो सी एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी में क्या क्या आ जाता है कि देखो, एनर्जी सिक्योरिटी के 4 पिलर्स हैं, विच इज़ एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, एंड चैलेंजेस, इसको एड्रेस करना। दीज आर द इंपॉर्टेंट पिलर्स इन एनर्जी सिक्योरिटी। तो अब एक्सेस में रूरल एक्सेस देखेंगे, LNG एंड PNG का एक्सेस देखेंगे, लास्ट माइल डिलीवरी का एक्सेस देखेंगे, अफोर्डेबिलिटी, प्राइस, सब्सिडी एंड एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, रिन्यूएबल, इंपोर्ट, और इस तरीके से सस्टेनेबिलिटी में रिन्यूएबल देखेंगे। एंड देन सिक्योरिटी चैलेंज में इंपोर्ट, जियोपॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जियोपॉलिटिक की वजह से हमारे सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रिड, मतलब ये बस आपको समझा रहा हूँ कि हाउ विल बी लुकिंग इनटू दिस एंटायर सिनेरियो, ठीक है। सो नो लेट्स मूव अहेड। अब आते हैं एनर्जी सेक्टर को। अब एनर्जी सेक्टर को इन डिटेल्स में पढ़ेंगे कि हाउ एनर्जी सेक्टर शुड बी स्टडीड फॉर अ पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC एग्जाम, ठीक है। अब आ जाओ, अब बताओ मुझे कि व्हाट डू यू रियली अंडरस्टैंड कि एनर्जी होता क्या है, ठीक है, और एनर्जी सेक्टर में क्या होता है स्पेसिफिकली। सो देखो, एनर्जी सेक्टर इज व्हाट इट इज रिलेटेड टू, दैट इज इट्स कंप्राइजेस ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन तक ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड। इस पूरे चीज को जो सेक्टर मैनेज करती है विच इज एनर्जी सेक्टर। सो देखो, इसमें कुछ हमारे प्रोविजंस भी हैं। सो इंडिया एम्स टू अचीव व्हाट, नेट जीरो बाय 2070। अब देखो, इसको क्या करोगे, इसको बोलोगे सर ये तो इसमें फिट नहीं बैठ रहा इसके इंट्रोडक्शन में। नहीं, ये इंट्रोडक्शन में फिट नहीं बैठ रहा है। दिस इज द डेटा विच यू नीड टू हैव बाय योर हैंड। आप इसको रिन्यूएबल एनर्जी के कंक्लूजन में लिख सकते हो, या वाई रिन्यूएबल एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन सेक्टर इसलिए लिख सकते हो, या एनवायरमेंट के लिए वाई इट इज इंपॉर्टेंट उसमें लिख सकते हो। मतलब एनवायरमेंट में हो सकता है बेसिकली इसको ना लिख पाओ, बट अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप इस डेटा को कहीं भी यूज़ कर सकते हो। सो सस्टेनेबल एनर्जी बिकम्स सेंट्रल पिलर टू ऑल एनर्जी सेक्टर में जब सस्टेनेबल एनर्जी की बात करेगा। अब आ जाओ, ओवरऑल करंट स्टेटस ऑफ एनर्जी सेक्टर है क्या, ठीक है। तो एनर्जी प्रोफाइल के बारे में समझते हैं, व्हाट इज एनर्जी, इंडियाज एनर्जी प्रोफाइल। सो इंडिया इज अमोंग टॉप 3 कंज्यूमर ग्लोबली, ठीक है। सो एंड डिमांड इज राइजिंग एवरी ईयर, बिकॉज जब हम ग्रोथ कर रहे हैं अपना GDP ग्रोथ, जैसे देखो जब पेरिस COP21 हुआ था और वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि सब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत सब कौन कौन सा कितना कितना कुछ करेगा, तो इंडिया ने भी अपना एक टारगेट रखा कि 2030 तक हम ये अचीव करेंगे, ठीक है। एंड देन 2047 तक हमने रखा हुआ है कि हम ऑलमोस्ट नेट जीरो की तरफ जाएंगे, 2070 तक नेट जीरो की तरफ जाएंगे। क्यों इंडिया इसको रिसेंट में नहीं रखा, इमीडिएट इंपॉर्टेंस नहीं रखा? बिकॉज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री।
हम डेवलप कर रहे हैं। देखो जैसे बोलते हैं ना कि लोगों ने बोल दिया कि सर इंडिया को डेवलप्ड कैटेगरी में डाल दिया, डेवलप्ड कैटेगरी में डाल दिया, और हम खुश हो गए। पॉइंट इज जैसे ही आपको डेवलप्ड कैटेगरी में डाल दिया गया ना, आपको तो लगेगा कि भाई हम तरक्की कर गए, पॉलिटिकली एजेंडा इसको बहुत कैश आउट कर लेगी। बट द पॉइंट इज जैसे ही आपको इस कैटेगरी में डाला गया, आपके ऊपर नॉर्म्स हेविली इम्प्लीकेट कर जाते हैं। तो उसी तरीके से इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट डेवलप में डाल दिया गया तो आपके डेवलपमेंट के लिए फ़ायदेमंद है, नहीं। तो उसी तरीके से जब इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री, तो डेवलपिंग कंट्री विल एमिट एमिशंस, ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर एमिट करेंगे। हम सीमेंट डस्ट, हम कोल माइनिंग्स, हम एनर्जी प्रोडक्शन, कोल गैसिफिकेशन, ये सब हम करेंगे बिकॉज वी आर डेवलपिंग कंट्री। एंड इंडिया टुक अ फर्म स्टैंड कि वाई शुड वी पे फॉर द एनवायरमेंटल लॉसेस विच द डेवलप्ड कंट्री हैव मेड। जब 200 साल से यूएसए अपनी डेवलपमेंट कर रहा था, जब 1800s के आसपास जब शुरू हो गया था अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हम नहीं कर रहे थे उस समय पोल्यूशन। हम बेसिकली कहीं 0.1% 2% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे वर्ल्ड पॉपुलेशन पोल्यूशन में। सो व्हाई शुड वी पे द प्राइस। तो जब हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि हाउ इट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलप्ड कंट्री टू प्रमोट द रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्री, सो दैट अब वो पोल्यूशन ज़्यादा क्रिएट ना करें। चलो वी आर डिबेटिंग फ्रॉम द टॉपिक नाउ। अब आ जाओ, इंडिया इज अमंग टॉप 3 एनर्जी कंज्यूमर ग्लोबली। डेटा याद रखेंगे, ठीक है। इंडिया हैज़ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 509.74 गीगावाट। नवंबर 2025 का डेटा है कि इतना एनर्जी कैपेसिटी हम इंस्टॉल्ड कर रखे हैं। एंड दैट इज ऑल्सो inculcated with 11.6% ऑफ ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, ठीक है। सो डिमांड एंड सप्लाई गैप, येस इट डज एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है कि हम डिमांड से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हमारा सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं। तो डिमांड एंड सप्लाई गैप जो है वो रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 4.2% इन 2014 टू नील। रिमेंबर इट, डिमांड एंड सप्लाई गैप इज नील टुडे, okay। And India has achieved what 50% of installed capacity from non-fossil fuel। देखो non-fossil fuel is what, this also includes nuclear, this also includes solar energy, this also includes wind energy, this also includes tidal energy, ठीक है। and we are इस 50% में we are already 5 years ahead of nationally determined contribution at Paris agreement, Paris COP21, ठीक है। तो पेरिस जो COP21 हुआ था उसमें जो हमने NDC किया था, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें हम ऑलरेडी 5 years ahead है। तो अब देखो डेटा क्या क्या है हमारे पास, मेरे साथ रिपीट करो। थर्ड वर्ल्ड टॉप 3 एनर्जी कंज्यूमर्स में से आते हैं। 510 गीगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। 11.6 ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 4.2% एनर्जी गैप हुआ करता था डिमांड सप्लाई गैप में, जिसको कि हमने नवंबर में नील कर लिया है, नवंबर 2025 तक। 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल है, विच इज़ ऑलरेडी 5 years ahead as per the self-determined contribution. Then India has low per capita consumption. Per capita consumption हमारा कितना है 1331 kilowatt hour per capita. Global is 3500. So why should we pay the price by adopting towards costlier energy? This is India's stance, ठीक है। And India has achieved one nation, one grid and one frequency थ्रू इंटीग्रेटेड नेशनल ग्रिड डेवलपमेंट, ठीक है। दिस इज द प्रोग्राम। आप इसको इसके बारे में और आगे भी पढ़ेंगे। वन नेशन, वन ग्रिड एंड वन फ्रीक्वेंसी। एंड देन एक सौभाग्य स्कीम है। इट हैज़ शिफ्टेड फोकस फ्रॉम व्हाट, जैसे पहले था ना कि विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन कर दो, इस विलेज में इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए। नो वी हैव शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन, तो चलो ठीक है, बट हम इंडिविजुअल हाउस इलेक्ट्रिफिकेशन तक जाएंगे, यानी कि लास्ट माइल तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है, ये हमारा टारगेट है। जिसे देखते हो ना गांव में बिजली के पोल पे ऐसे 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 बिजली वायर जा रही है। सो व्हाट कि लास्ट माइल डिलीवरी हमारा लास्ट होम तक होना चाहिए थ्रू सौभाग्य स्कीम, ओके। सो दीज आर द डेटा। अब देखो, अब आपसे ना बहुत लोगों को ये क्वेश्चन हो रहा हो कि सर इतना सारा डेटा याद कैसे रखेंगे। याद रहेगा, ईजिली याद रहेगा, बताऊंगा कैसे। इसके लिए ना हम एक टेबल बनाएंगे, अभी नहीं, मेंस के टाइम पे, ठीक है। एक टेबल पर, क्योंकि ये अभी याद कर कोई फ़ायदा नहीं है, ये अभी आप लिखो। जब मेंस का टाइम आएगा ना, या फिर जब हम पूरा मेन ये ख़त्म भी कर लेंगे, तो हम एक डेटा शीट बनाएंगे इकोनॉमी के लिए। वो ज़रूरी है बनाना, बिकॉज उसी को आप रिवाइज करोगे। एंड उसमें हम एनर्जी सेक्टर लिखेंगे, हम ग्लोबल जीडीपी लिखेंगे, जीएनपी लिखेंगे, एंड सबका डेटा हम लिख के रखेंगे। और आपको ना लग रहा है कि ये टफ है, बहुत टफ नहीं है, याद होगा बार बार। तभी मैं एक डेटा को बार बार, जैसे मान लो आपको ये तो पता लग गया ना कि OECD का डेटा है कि 1% ऑफ ट्रेड कॉस्ट को अगर कम करोगे तो 3% ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। 15 बार रिपीट कर चुका हूँ मैं अभी तक, हर वीडियो में एक बार कहीं ना कहीं ये आ रहा है। सो उसी तरीके से यू विल रिमेंबर इट कि डेटा याद करना इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली रिपीटिंग द डेटा, ठीक है। वो भी हम करेंगे। अब आ जाओ,
रिन्यूएबल एनर्जी का स्टेटस क्या है हमारे पास? रिन्यूएबल एनर्जी में हम थर्ड ग्लोबली स्टैंड करते हैं। ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का कैपेसिटी दैट इज डेटा ऑफ IRENA। व्हाट इज IRENA? दिस इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी, समझ जाओ, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। सो दिस इज थर्ड वी आर ग्लोबली एज पर IRENA है, ठीक है। एंड थर्ड ग्लोबली सोलर कैपेसिटी में भी हम हैं, एंड फोर्थ ग्लोबली विंड कैपेसिटी में भी हैं। अब ये डेटा जब भी मान लो कभी विंड के ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन कभी, या फिर इंडियाज परस्पेक्टिव या फिर एनर्जी सेक्टर को विद द परस्पेक्टिव ऑफ विंड, इंस्टॉल्ड विंड कैपेसिटी या फिर इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी के ऊपर आएगा, तो देन यू कैन रिकॉल दिस डेटा डेट। या फिर अगर नहीं भी आता है तो व्हाट हाउ वुड यू यूज़ दिस डेटा? अगर रिन्यूएबल एनर्जी ही आ रहा है या फिर हाउ सस्टेनेबिलिटी के टुवर्ड्स इंडिया मूव कर सकती है, अगर ऐसा ही कुछ डेटा आता है तो हाउ विल यू राइट इंडिया स्टैंड्स अमोंग टॉप 3 and 4 in terms of overall installed capacity, solar capacity and wind capacity as per IRNA। You don't have to write specifically भाई सोलर में थर्ड ही होता है, विंड में फोर्थ ही होता है। ये एग्जामिनर को भी नहीं पता होगा, सोच के देखो ना, कैसे ही पता होगा किसी को, राइट? यू हैव टू होलिस्टिकली जस्ट प्रेजेंट योर डेटा। तुम एग्जामिनर को दिखाना है कि तुमको आता है। अगर मान लो ये 76.83 की जगह मैं 96.83 दूँ, पीटेगा मेरे को, मेरे मार्क्स काट लेगा। उसको याद है, किसी को पता है नहीं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो द एग्जामिनर कि हाँ सर मुझे ये आता है, मे बी आई एम समवेयर हियर एंड देयर फ्रॉम द डेटा। वो उस डेटा चेक करने के लिए नहीं बैठा है वहाँ पे, राइट? अब जो आपको बस ये पता होना चाहिए कि मैं डेटा को प्रेजेंट कैसे करूं, मैं उसको एक आंसर रीडेबल फॉर्मेट में, एक इंप्रेसिव फॉर्मेट में कैसे प्रेजेंट करके दूं, ठीक है। सो अब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हैज इंक्रीज्ड मोर देन 3-fold, दैट इज 76.83 गीगावाट 2014 में हुआ करता था, विच हैज गॉन अप टू 253.96 गीगावाट इन 2025 नवंबर, ठीक है। 50% ऑफ टोटल एनर्जी इंस्टॉल्ड आउट ऑफ 509.74 गीगावाट जो हमने यहाँ देखा ना, इतना हमारा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। उसमें से रिन्यूएबल में से हमारे पास 253, ऑलमोस्ट 50% हमारा रिन्यूएबल में से आता है, राइट? वी रोट इट हियर, 50% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल। अब आ जाओ, जब रिन्यूएबल एनर्जी का ये स्टेटस हमने देख लिया तो अब देखेंगे चैलेंजेस क्या है पावर सेक्टर में। कि डिस्पाइट रैपिड प्रोग्रेस कुछ तो चैलेंजेस होंगे। क्या चैलेंज है? कि लो पर कैपिटा कंजम्पशन है कंपेयर टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। रैपिड ग्रोइंग एनर्जी डिमांड है, वाई? ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ बढ़ रही है। सो दीज आर चैलेंजेस। क्या है बताओ चैलेंजेस? लो पर कैपिटा कंजम्पशन, विच तुमको लगेगा अच्छा हम तो भारत में बहुत कम से काम चला रहे हैं। नहीं, कम से काम चलाने का मतलब ये नहीं है कि लो पर कैपिटा कंजम्पशन हो जाए। कम से काम चलाना तब होता है जब एफिशिएंटली यूज़ कर रहे होते हैं। अभी हमारे पास क्या है कि वहाँ रीच ही नहीं है। और सिंस एक देखो, मैं अगर ये चीज़ बता सकता हूँ कि मैं कम थकता हूँ, आई गेट लेस टायर्ड, इट हैज़ टू डिमेंशन। या तो इधर आई एम वर्किंग लेस और इधर आई हैव मैक्सिमम कैपेसिटी, एफिशिएंसी मेरी बहुत ज़्यादा है। सो ये डिमांड एंड सप्लाई जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट का है, और ये जो लेस कंजम्पशन हो रहा है, ये लेस कंजम्पशन, लेस पर कैपिटा कंजम्पशन कैसे है? इज इट ड्यू टू एफिशिएंसी और इज इट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी? इट इज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी हमारे यहाँ अभी, ठीक है। देन रैपिड ग्रोइंग एनर्जी डिमांड ड्यू टू अर्बनाइजेशन हो रहा है, क्विक अर्बनाइजेशन हो रहा है, रिमेंबर कॉन्क्रीटाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन वाला फैक्टर इन एग्रीकल्चर, एंड देन इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, राइट। देन कंटिन्यूड डेवलपमेंट ईयर ऑन ईयर फॉसिल फ्यूल का स्टिल 50% आ रहा है, 50% फॉसिल फ्यूल से आ रहा है। सो कंटिन्यूड डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल इज ऑल्सो ड्यू टू डेवलपमेंट, दैट इज द डिपेंडेंसी इज ऑल्सो ड्यू टू डेवलपमेंट, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी इज अगेन कॉस्टलियर एनर्जी, है ना। तभी तो हम इतने कम से अभी ऑलमोस्ट 50%, जबकि सोलर विंड कितनी हमारी सोलर एनर्जी कितनी रिसीव होती है, विंड एनर्जी कितनी रिसीव होती है, हम उसको क्यों कैपिटलाइज नहीं कर पाने पे? बिकॉज इट इज़ वेरी costlier energy and India needs to balance energy trilemma. What is energy trilemma? Remember, energy का access, energy का affordability and energy का sustainability, which ultimately does what? Provides energy security. जिसमें आपको यहाँ बोला था ना कि एनर्जी के 4 पिलर्स, 4 पिलर्स नहीं वो 3 पिलर्स हैं, इनको ट्राइलेमा बोलते हैं, ठीक है। 4 पिलर्स आगे चल के न्यूक्लियर में आता है, ठीक है। सो देर आर 3 ट्राइलेमास, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। इसको यहाँ पे भी लिख मार्क कर लो, ठीक है। एनर्जी ट्राइलेमा। अब आ जाओ आगे।
सो दीज आर द चैलेंजेस। अब देखो चैलेंजेस को पढ़ोगे कैसे, इसलिए मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दिया हूँ कि टू स्टडी चैलेंजेस स्टडी एट एवरी स्टेज। एवरी स्टेज में क्या होता है, पावर जनरेशन में होगा, पावर ट्रांसमिशन में होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। यही चीज़ मैं आपको यहाँ भी लिख के दिया था कि अगर पावर सेक्टर के इश्यूज़ को देखना है तो जनरेशन पे देखो कि जनरेशन में क्या इशू हो रहा है, कि भाई कोल डिपेंडेंसी है, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी है, तो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी जियो पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। देन ट्रांसमिशन में है तो ग्रिड का इशू है, ओल्ड पावर लाइन्स होंगे, इनएफिशिएंट पावर लाइन्स होंगे, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कॉम का कुछ इशू होगा, ठीक है, एटीएनसी लॉसेस हैं, ठीक है, विच इज़ अगेन टैरिफ एंड सब्सिडी की वजह से भी डिस्ट्रप्शन आएगा। सो दीज आर द वे हाउ यू शुड स्टडी। अगर आपसे प्रॉब्लम लिखा भी जाए, लिखने को भी कहा जाएगा, रिमेंबर एग्रीकल्चर में भी ऐसे पढ़ाया था कि अगर आपको किसी भी स्टेज पे पूछता है तो उसके अपस्ट्रीम प्रॉब्लम्स को देखो और उसके डाउनस्ट्रीम प्रॉब्लम्स को देखो, ठीक है। अगर आपको एपीएमसी के बारे में पूछा था तो क्या करते थे, भाई प्रोडक्शन मतलब सॉरी सीड सोइंग, फर्टिलाइजर्स, इनपुट में लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, सब कुछ देख रहे थे। देन प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में देखोगे, देन एपीएमसी में आ रहा है, देन फूड प्रोसेसिंग में देखोगे, राइट। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू रिमेंबर। उसी तरीके से अगर इश्यूज़ की बात करेंगे तो हम ऐसे याद रखेंगे कि भाई जनरेशन में क्या इश्यूज हो सकते हैं, ट्रांसमिशन में क्या इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या इशू है, और इन सब को देखेंगे तो ये पता लगेगा कि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी हर स्टेज पे होगी, हर चैलेंजेस के लिए एक नई पॉलिसी होगा गवर्नमेंट का, राइट। सो चैलेंजेस पढ़ने का तरीका यही रहेगा, रिमेंबर। अब आ जाओ, अगर हम स्ट्रक्चर और पॉलिसी इशू को देखें, ठीक है, कि भाई क्या रिन्यूएबल एनर्जी में और ओवरऑल एनर्जी में क्या इशू है, तो सबसे पहले क्या है कि भाई फॉल्टी डिमांड एस्टिमेशन करते हैं हम जैसे कह दें कि भाई 510 मेगावाट एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सॉरी गीगावाट एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इट इज़ एनफ, 50% हो रहा है, हाउ इज दिस अ सॉलिड कैलकुलेशन। सो सबसे पहला इशू क्या है कि फॉल्टी डिमांड एस्टिमेशन हो रहा है। इनएडुकेट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कि भाई हमने कह दिया कि विलेज इज इलेक्ट्रीफाइड, क्या विलेज इज इलेक्ट्रीफाइड, क्या एक गांव में एक घर में बिजली पहुंच गया तो कहेंगे इस गांव तक बिजली पहुंच गई है, क्या उसको इलेक्ट्रिफिकेशन में मानेंगे, या फिर 10% घर में बिजली पहुंच गई तो उसको इलेक्ट्रिफिकेशन मानेंगे। तो अर्लियर डेफिनेशन ये था कि अगर 10% हाउस होल्ड उस गांव में इलेक्ट्रीफाइड हो जाते हैं तो हम उस विलेज को इलेक्ट्रीफाइड मानते थे कि ये इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है इस गांव विलेज का। सो डज दिस मीन 90% तो घर अभी ऐसे हैं ना जिनके पास बिजली नहीं है, तो हम कह सकते हैं ये गांव इलेक्ट्रीफाइड है? ये 10% ही डेमोक्रेटिक कंट्री में अकाउंट होते हैं, 10% ही नहीं ना, इट हैज़ टू बी एवरीबडी हु इज अकाउंटेड फॉर। सो इनएडुकेट डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। सो कहने को तो हम जैसे मान लो अब हम साक्षरता अभियान चलाए हैं कि एजुकेशन करना है, एजुकेशन पॉलिसी चलाए, और हमने कह दिया कि भाई तुम किसी को फेल नहीं करोगे, हमने फेल होने का कैटेगरी को ही नीचे कर दिया। मान लो पहले हम मानते थे कि भाई 50% में कोई पास हो रहा है, अब उसको 30% में कोई पास हो जाएगा जो भी 30% लाएगा। सो डज दिस मीन कि हमने एजुकेशन बढ़ा दिया या हमने फेल होने का पैरामीटर को ही कम कर दिया, राइट। तो उसी तरीके से डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन वॉज स्क्यूड। एंड देन देयर इज अ रीजनल इम्बैलेंस, कैसे, ड्यू टू टेरेन। अब देखो नॉर्थ ईस्ट के कोई विलेज है, लद्दाख का कोई एक विलेज है, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम मणिपुर चले जाओ, अरुणाचल प्रदेश के वो सब हिल पे चले जाओ, दाफला, मीरी, अबोर, इवन इन असम। सो व्हाट आर दीज आर इनएक्सेसिबल एरियाज, वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। सो डिफिकल्ट ट्रेन की वजह से देयर इज अ रीजनल इम्बैलेंस। ये हो गया स्ट्रक्चर एंड पॉलिसी इशू है, ये सब क्या है, कैलकुलेशन, स्ट्रक्चरल इशू है, पॉलिसी इशू है। देन जनरेशन चैलेंज भी होगा, राइट। इस तरीके से पढ़ेंगे जनरेशन चैलेंज, ट्रांसमिशन चैलेंज, डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज। तो बताओ जनरेशन चैलेंज में क्या है, तो सबसे पहला चैलेंज तो यही है, हम जान सकते हैं कि भाई फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। तो हाई फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी यानी कि थर्मल पावर जो है वो 46% ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, जैसे हमने 40 कह रहे ना कि 50% ऑलमोस्ट यहाँ से आ रहा है। सो 46% ऑफ इंस्टॉल्ड फॉसिल फ्यूल जो है वो थर्मल पावर से आ रहा है, एंड विच इज वॉट बीइंग इम्पोर्टेड इन इंडिया में। वी डू नॉट हैव द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल प्रोडक्शन, हम ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट करते हैं, राइट। अच्छा आप बताओगे मुझे, मैं नहीं लिखूंगा, आप बताओगे कि व्हाट आर 3 टाइप्स ऑफ कोल और विच इज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यूड कोल, ठीक है। मैं बता देता हूँ, वो एंथ्रासाइट होता है, एंड रेस्ट इंडिया में कौन कौन सी वेराइटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो वी आर इम्पोर्टिंग कोल, रिमेंबर एक बीच आया था 2024 में कि हमारे पास 10 दिन का कोल अवेलेबल रह गया था, राइट। सो ये इस वनरेबिलिटी से भी बाहर निकालना हमें। सो दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंज। देन स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, क्यों भाई, मान लो कहीं कोई कंपनी है जो थर्मल पावर प्लांट बना रही है, उसने टरबाइन इंस्टॉल कर दिया, बॉयलर्स इंस्टॉल कर दिए, सब कुछ इंस्टॉल कर दिया, बट देन उस एस को डंप करने का अभी तक क्लियरेंस नहीं मिला है, वो ग्राउंड एक्विजिशन नहीं हुआ है। तो दिस प्रोजेक्ट इज व्हाट, दिस प्रोजेक्ट इज स्टॉल्ड प्रोजेक्ट, लिटिगेशन में फंसा हुआ है, एक्विजिशन में फंसा हुआ है, क्लियरेंस में फंसा हुआ है। देन अंडर यूटिलाइज थर्मल पावर प्लांट्स भी हैं, मेनी एनटीपीसी ऑपरेट ओनली विथ 50% कैपेसिटी, राइट। देन व्हाट इज ट्रांसमिशन चैलेंजेस भी हैं। व्हाट इज ट्रांसमिशन चैलेंज, कि भाई ओल्ड एंड वीक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए हैं,
वायर बहुत कम, वायर ओल्ड हैं, रेसिस्टेंस ज़्यादा है, हीट लॉस हो रहा है, थर्मल लॉस जिसको बोलते हैं, हाइट ट्रांसमिशन लॉस अराउंड 16% इज लॉस्ट इन पावर, सॉरी लॉस्ट इन ट्रांसमिशन। देन लास्ट माइल कनेक्टिविटी बहुत कम है, जो हमने बोला कि 10% बिजली पहुंचा के गांव को इलेक्ट्रीफाइड मान सकते हैं, ठीक है। एंड देन देर इज़ अ रिजिड ग्रिड एक्सपेंशन ऑप्शन, क्यों, जिस भी एरिया में है कन्फाइंड है, अब उसको एक्सपैंड नहीं किया, उसके अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए हैं, उसको एक्सपैंड नहीं किया जा सकता है। अब वहाँ पे कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हाई डिमांड का ट्रांसफार्मर्स लगाना पड़ेगा, हाई डिमांड के केबल्स लगाने पड़ेंगे, हाई डिमांड हाई फ्रीक्वेंसीज के हमारे पास इक्विपमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रांसमिशन चैलेंज। देन डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर चैलेंज होगा, दैट इज डिस्कॉम। अब व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन में चैलेंजेस, यहाँ तो सबसे बड़ा चैलेंज है, रिमेंबर यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के स्कीम भी गवर्नमेंट के हैं। सो पहला तो फाइनेंशियल स्ट्रेस ऑफ डिस्कॉम, व्हाट इज दिस, कि भाई ऑलमोस्ट ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं 6.5 लाख करोड़ का लॉस। ये कैसे हो सकता है कि भाई बिजली चोरी से लॉस हो सकता है, या फिर इनप्रॉपर इंसुलेशन वायर की वजह से लॉस हो सकता है, ग्राउंडिंग इश्यूज़ की वजह से लॉस हो सकता है, मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लॉस हो सकता है। हाई AT&C बता दिया आपको, इसकी लॉसेस व्हाट इज इट, 16.5%, दैट इज नियरली ग्लोबल एवरेज का डबल से ज़्यादा, और या ऑलमोस्ट डबल हम AT&C में लॉस हो रहा है हमारा। क्रॉस सब्सिडी पॉपुलिज्म एंड पॉपुलिज्म, सबसे मतलब क्रॉस सब्सिडी एंड पॉपुलिज्म, जैसे सरकार बोलते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं आपको, ये कर दे रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री, 2000 रुपये का बिजली बिल फ्री। सो ये सबसे बड़ा लॉस है डिस्कॉम कंपनी के लिए। एंड देन इन सब चीज़ों के वजह से, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग 100% FDI अलाउड इन इलेक्ट्रिफिकेशन, वी सी दैट देर इज लो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि वही रिमेंबर कि भाई एक तो क्रॉस सब्सिडी है, पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स चल रहा है, मान लो सरकार ही बदल गई, कौन क्लियर करेगा बिल, राइट। एंड देन लो इन्वेस्टमेंट एक और वजह से क्यों है, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड है इनके बहुत हाई, पहले तो ब्रेक इवन करेंगे तभी तो प्रॉफिट कमाना शुरू करेंगे। सो दीज आर द चैलेंजेस, चैलेंज पढ़ने के यही होगा। अब इन्हीं के लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आएंगी, राइट। डिस्कॉम के लिए रिमेंबर वो आया था उदय स्कीम था, राइट। आई रिमेंबर इट वॉज उदय स्कीम ओनली, दैट उदय वॉज फॉर उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस करके कुछ था, विल स्टडी दैट आगे एनीवे। एंड देन वी ऑल्सो हैव RDSS scheme, what is this, this is revamped distribution and sectoral schemes, we'll study about it. So once we have addressed कि challenges जनरेशन में है, ट्रांसमिशन में है, डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो जब हम गवर्नमेंट स्कीम भी पढ़ेंगे तो गवर्नमेंट स्कीम भी इसी आधार पर पढ़ेंगे कि भाई जनरेशन के लिए गवर्नमेंट का कुछ स्कीम होगा, ट्रांसमिशन के लिए गवर्नमेंट के स्कीम्स होंगे, एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गवर्नमेंट के स्कीम्स होंगे, राइट। बचो आगे चलते हैं। सो टू एड्रेस ऑल द प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट विल हैव सम स्कीम्स और पॉलिसी एट एवरी स्टेज। तो आ जाओ, अब इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए क्या था कि भाई इसको यूनिवर्सल इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, जिसमें हमने सौभाग्य योजना लाए। सौभाग्य योजना में हमने ये नहीं कहा कि 10% अगर इलेक्ट्रिफिकेशन हो तो गांव इलेक्ट्रीफाइड हो गया, नहीं, वी ब्रॉट इन द पॉलिसी दैट, गवर्नमेंट ब्रॉट इन द पॉलिसी दैट यूनिफाइड इलेक्ट्रिफिकेशन टारगेट है कि सब कुछ होना चाहिए। देन DDU-GGY, दिस इज दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, राइट। और इसका पर्पस क्या है, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, दैट इज ग्राम ज्योति, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, 100% अचीव करना है, हर घर में जाना चाहिए। वी हैव जस्ट रिमेंबर सौभाग्य स्कीम में व्हाट वी डिड, वी शिफ्टेड आवर फोकस फ्रॉम विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन टू हाउस इलेक्ट्रिफिकेशन। हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए IPDS, which is integrated power distribution scheme, right? So this is for what, for power distribution of, मतलब बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंटीग्रेटेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। अ फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और इसका काम क्या है, इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग डेवलपमेंट स्कीम करना है ऑफ एवरीथिंग, पावर में जितनी भी सेक्टर्स को चाहिए। देन वी हैव उदय स्कीम, उदय स्कीम इज फॉर whom, डिस्कॉम्स को डेड से निकालना है। इसका है उज्ज्वला फॉर डिस्कॉम एंड समथिंग, जो बताया था मैं आपको। यस, आई एम मिसिंग समथिंग अबाउट, नो वी आर राइट, वी आर ऑन ट्रैक। नाउ लेट्स, ठीक है। एंड देन मूव टू ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन में देखो, ट्रांसमिशन का हमारे और आपसे डायरेक्ट कोई लेना देना तो है नहीं कि आप क्या ट्रांसमिशन में मदद करोगे या हम क्या ट्रांसमिशन में मदद करें, नहीं। ये तो जब भी होगा ये पावर कंपनीज के लिए होगा। तो गवर्नमेंट ने ग्रीन कॉरिडोर एक्सपैंड किया है। व्हाट इज़ ग्रीन कॉरिडोर, कि देखो
rather than producing बिजली एक जगह पे and distributing it everywhere, why don't we focus on कि ग्रीन कॉरिडोर ही एस्टैब्लिश किया जाए जहाँ पे ग्रिड एक्सपेंशन फॉर ग्रीन एनर्जी को करे। जैसे हमने सबसे यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ा था ना कि भाई रिजिड ग्रिड एक्सपेंशन का ऑप्शन है हमारे पास, मतलब ऑप्शन है, मतलब रिजिड ग्रिड एक्सपेंशन है कि हो ही नहीं पा रहा एक्सपेंशन पॉसिबल। रिजिड ग्रिड एक्सपेंशन इज अ सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन ट्रांसमिशन। सो गवर्नमेंट ने कहा सो व्हाई नॉट इसको डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए, ग्रीन कॉरिडोर से बना दो जहाँ पे पावर वहीं पे प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी वहीं का वहीं प्रोड्यूस हो रहा है। एंड देन जनरेशन का प्रॉब्लम, व्हाट इज जनरेशन के प्रॉब्लम के लिए सबसे बड़ा क्या है कि गवर्नमेंट ने कहा कि generation तो very important, it is very important, then how do we address this? We cannot establish thermal power here and there wherever we want. So rather than installing it in decentralized manner, thermal power की बात कर रहे हैं, आप ग्रीन कॉरिडोर को डिसेंट्रलाइज्ड में करो, जहाँ की जरूरत है बिजली वहीं प्रोड्यूस कर लेते हैं। लेकिन फॉर मेगा पावर projects, what do? You cannot decentralize it. So government came up with ultra mega power projects and commercial coal auction कि भाई इसमें हम स्ट्रैटेजिकली थर्मल जनरेशन करेंगे, स्ट्रैटेजिकली एनर्जी जनरेशन करेंगे। वाई? बिकॉज वी विल डू इट इन सर्टन मैनर कि प्रोडक्शन इज नियरर टू द कंजम्पशन, बट मेगा प्रोजेक्ट्स के रूप में। सो रिमेंबर जस्ट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट एंड कमर्शियल कोल ऑक्शंस टू डू व्हाट? टू स्ट्रेंथन द थर्मल जनरेशन। एंड देन इंडिया का एनर्जी स्टैक, रिमेंबर वी स्टडीड एग्री स्टैक। एग्री स्टैक में क्या था कि डिटेल चाहिए था कि हु इज फार्मर, व्हाट इज ही प्रोड्यूसिंग, वेयर इज ही प्रोड्यूसिंग एंड हाउ मच इज ही प्रोड्यूसिंग। उसी आधार पे उसको हम फर्टिलाइजर, सब्सिडी सब कुछ देंगे। उसी तरीके से इंडियाज एनर्जी स्टैक डेवलप करो। इट इज व्हाट? इट इज एन ओपन इंटरैक्शन बिटवीन जनरेटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई इन दोनों को आपस में पता है कि कौन बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, कहाँ से हमें कंज्यूम करना है, कहाँ से हमें बिजली को वो करना है, प्रोक्योर करना है एंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो इससे क्या होगा कि देयर विल बी अ क्लियर कट फ्लो ऑफ एनर्जी, कि हमें पता है कि जनरेशन कैसे करना है, हमें पता है कि ट्रांसमिशन कैसे करना है, ग्रिड तक आ गया तो वहाँ से पता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है और डिस्ट्रीब्यूट करके कहाँ तक पहुँचेगा टू द लास्ट माइल। तो देखो प्रॉब्लम्स जैसे हमने एड्रेस किया जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का, उसी तरीके से सोल्यूशन भी हमने एड्रेस किया कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रांसमिशन का एंड जनरेशन का। इसी तरीके से अब आ जाओ ओवरऑल वे फॉरवर्ड क्या होगा इस एनर्जी सेक्टर का। ये पूरा का पूरा जो था ना, रिन्यूएबल एनर्जी तो है ही, बट वी हैव स्टडीड मेजर ओवरऑल एनर्जी सेक्टर का इशू क्या है, राइट। अब आ जाओ वे फॉरवर्ड क्या है। सबसे पहले बताओ कि भाई सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म कीजिए आप। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रैदर देन इसको सिगमेंट और सेक्टोरल वे में देख के, rather than treating it in silos प्रॉब्लम को, you treat it in a structured manner, so integrate the entire value chain, right। जैसे भिवानी मॉडल पे, इस पे क्या हुआ, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रेंचाइज निकाला गया कि हु विल डिस्ट्रीब्यूट इट। अब देखो भिवानी मॉडल पढ़ने मत बैठ जाओ कि आज मैं भिवानी मॉडल पे एक राउंड PhD कर ही लेता हूँ, नहीं, जस्ट रिमेंबर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ऑन भिवानी मॉडल, ठीक है। जैसे भी आप कहते हैं ना कि ये मॉडल के आधार पे, तो वो मॉडल पढ़ने नहीं चले जाते हैं, ठीक है। अब आ जाओ फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म करो, जैसे टैरिफ को रैशनलाइज करो, डायनेमिक प्राइसिंग लेके आओ, सब्सिडी। रिमेंबर टैरिफ रैशनलाइजेशन कहाँ पढ़ा था हमने? कालीकर कमेटी एंड एक और कमेटी कौन सी थी, कौन सी थी? विवेक देबरॉय कमेटी, ठीक है। वैसे रिमेंबर कि भाई सब्सिडी को रैशनलाइज करना है, टैरिफ को रैशनलाइज करना है, दैट इज डायनेमिक प्राइसिंग लेके आओ, ताकि लोग एकदम पीक डिमांड पे वही यूज़ करें जिनको एकदम ही नेसेसरी है। देन लोन रिस्ट्रक्चरिंग फॉर डिस्कॉम, वही उदय स्कीम है ना, उदय स्कीम के थ्रू उसको और एम्फेसाइज करें। देन ऑपरेशनल रिफॉर्म में क्या कर सकते हैं कि भाई डिप्लॉय स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट मीटर करो, नेट मीटरिंग लेके आओ, ठीक है। जब हम अभी पढ़ेंगे ना आगे सोलर एनर्जी, उसमें पढ़ेंगे प्रधानमंत्री सौर्य घर, मुफ्त सौर्य बिजली घर योजना, उसमें पढ़ेंगे कि नेट मीटरिंग है कि अगर आप प्रोड्यूस करो, जैसे आपके घर में मीटर लगा है और उधर से पावर सप्लाई आ रहा है और इधर से आपके घर में जा रहा है, और इधर आपने सोलर पैनल लगा रखा है, और मान लो आप 5 किलोवाट बिजली का कनेक्शन ले रखे हो, 5 किलोवाट आवर, और आप अपने सोलर पैनल से प्रोड्यूस कर ले रहे हो बिजली, और आपके घर का कंजम्पशन लेट्स से 2 किलोवाट ही हो रहा है, और अपने घर पे आपने 3 किलोवाट/आवर का सोलर पैनल लगा रखा है, तो 2 किलोवाट आप प्रोड्यूस करने के बाद 1 किलोवाट आप नेट मीटरिंग के थ्रू गवर्नमेंट को दे रहे हो, ये बिजली वापस इसमें चली जा रही है। सो क्या हो रहा है, आपका मीटर रिवर्स हो जा रहा है। सो दिस इज नेट मीटरिंग। जब आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपके घर से चल रहा है,
तो जैसे मान लो आपने अगर हाइब्रिड मॉडल में एस्टैब्लिश किया है और 3 किलोवाट कर रहे हो, 3 किलोवाट का सोलर एनर्जी आपने लगा रखा है, तो आपकी घर की पूरी डिमांड यहीं से मीट हो रही है। लेट्स से अभी आपके घर का डिमांड 5 किलोवाट हो जाए, तो 3 किलोवाट तो आपके सोलर प्रोड्यूस कर रही है, 2 किलोवाट ही आप इधर से लोगे, राइट। सो दिस इज नेट मीटरिंग। सो विल सी दिस कि इसको रैशनलाइज हम करेंगे आगे, जब हम आगे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स पढ़ेंगे उसमें, अभी उस पहले फोकस नहीं करना। एंड देन वी ऑल्सो नो कि ऑपरेशनल रिफॉर्म्स में एक और रिफॉर्म सबसे क्या कर इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट टर्म पावर बेस्ड परचेज एग्रीमेंट करो। कि ऐसा नहीं है कि एक डिस्कॉम या फिर एक कोई भी प्राइवेट कंपनी एंटिटी वो एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट कर सकती है कि मुझे इतने टाइम के लिए मेरा प्रोडक्शन पीक पे जाएगा, मुझे इतने टाइम के लिए हाई पावर चाहिए, राइट, रादर देन उसको एक फुल ऑन फ्लेज नया कनेक्शन नया सब कुछ लेना पड़े, उसे शॉर्ट टर्म पावर बेस्ड परचेज एग्रीमेंट। सो दीज आर ऑल टू ऑफ अल्टीमेटली आप देखोगे ना कि हम इन सब में क्या कर रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर एनीथिंग। अब देखो यहाँ पे बिजनेस क्या है, यहाँ पे बिजनेस इज प्रोडक्शन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अल्टीमेटली कंजम्पशन ऑफ पावर। सो हम ईज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, ईजी जितना ईजी करोगे उसका कंजम्पशन उतना आसान होगा। जैसे देखो आज के डेट में आप जो कोई भी परचेजिंग मॉडल पे जाओ, अमेजोन पे या कहीं पे भी, आप देखो आपको परचेजिंग कितना आसान बनाया गया है, जस्ट बिकॉज अगर आपके इंस्टिंक्ट है उसी समय वो एक्शन हो जाए, आइडा मॉडल पे हो, ठीक है। व्हाट इज अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, इस मॉडल पे काम करके ये सब तुरंत हो जाए, राइट। तो अब आ जाओ कंक्लूजन। व्हाट इज कंक्लूजन कि इंडियाज पावर सेक्टर फेसेस अ डुअल चैलेंज। व्हाट इज डुअल चैलेंज कि नंबर वन, इंडिया को रैपिड ग्रोइंग पावर इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड को भी मीट करना है, एंड इंडिया को क्लीन एनर्जी भी टारगेट भी मीट करनी है। तो जैसे अभी हम लोग ऑलमोस्ट 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल बाय 2030 का टारगेट रखे हुए हैं। हम लोग को अभी अराउंड 510 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी में ऑलरेडी 250 गीगावाट हम नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्टिल वी हैव टारगेट ऑफ 500 गीगावाट बाय 2030। माशाल्लाह भगवान जाने पूरा होने से रहा, बट ठीक है। इंडियाज पावर सेक्टर फेसेस अ डुअल चैलेंज, यू आर सपोज टू राइट दिस फैक्टर, ठीक है, चाहे कहीं भी लिखो। अब देखो इस डेटा को पढ़ के जाओगे ना, इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी और इंडियाज पावर सेक्टर फेसेस डुअल चैलेंजेस। नंबर वन, इट हैज़ टू मीट द डिमांड, एंड नंबर टू, इट हैज़ टू मीट द ग्रीन एनर्जी डिमांड एज वेल। तो ये रखोगे ना, आप कहीं भी इसको लिख के आओगे, चाहे कितना भी करो उसको कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आप उसको लिख के आओगे। सो दिस इज़ वाई मेंस इज़ वेरी स्वीट एग्जाम टू गिव, अगर आपके पास इनफ कंटेंट एंड इनफ डेटा है। अगर नहीं है तो फिर तो तौबा भूल ही जाओ, बहुत टफ है, ठीक है। सो आपके पास डेटा होना चाहिए, यूटिलाइजेशन जुडिशियसली आपको करना है, राइट। तो वी आर डन विद दिस एनर्जी सेक्टर। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब एनर्जी में ही देखो सिर्फ सिंपली तो एनर्जी लिखा हुआ है ना, बट हम अब इसमें रिन्यूएबल एनर्जी कर लिए ना, अब हम रिन्यूएबल एनर्जी का थोड़ा अंदर जाएंगे, विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में, इसमें खत्म हो जाएगा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो जब भी हम देखेंगे इस एग्जाम को, जब सॉरी इस एग्जाम कहते हैं इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे, तो आई मेक दैट, तो उसमें हम विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी को स्पेसिफिकली देखेंगे। सो दिस लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं, एंड विल मूव नेक्स्ट टू लेक्चर नंबर जो भी नेक्स्ट है। जॉइन द टेलीग्राम एंड ऑल, हो गया, हम जल्दी से बस खत्म कर रहा है इकोनॉमी को, ठीक है।